हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी गाइडेंस में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि जल अवशोषण की क्रियाविधि क्या होती है और किस प्रकार पादपों द्वारा जो मृदा जल होता है अवशोषित किया जाता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्रेमर नामक वैज्ञानिक ने 1999 में जल अवशोषण की क्रिया को दो भागों में बांटा। फर्स्ट इन्होंने बांटा सक्रिय जल अवशोषण, दूसरा इन्होंने बांटा निष्क्रिय जल अवशोषण। ठीक है, तो सक्रिय जल अवशोषण, इसका अवशोषण कारक जो होता है जड़ में उपस्थित होता है, रूट में उपस्थित होता है, और जड़ की कोशिकाएं जो होती है इसमें सक्रिय रूप से भाग लेती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सक्रिय जल अवशोषण। जबकि निष्क्रिय जल अवशोषण में जल अवशोषण के कारक जो होते हैं वाष्पोत्सर्जी पृष्ठ अर्थात पत्तियों में उपस्थित होते हैं। ठीक है, और जड़ की कोशिकाएं जो होती है केवल मार्ग का कार्य करती है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, निष्क्रिय जल अवशोषण कहते हैं। और निष्क्रिय जल अवशोषण में जो होती है किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता भी नहीं होती है। अब हम देखते हैं कि सक्रिय जल अवशोषण क्या होता है। तो रेनर नामक वैज्ञानिक जो है इसने सक्रिय जल अवशोषण को दो भागों में बांटा। एक होता है परासरणिक क्रिया द्वारा सक्रिय जल अवशोषण, दूसरा होता है अपरासरणिक क्रियाओं द्वारा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि परासरणिक क्रियाओं द्वारा जल अवशोषण कैसे होता है। यह विधि परासरण के सिद्धांत पर आधारित है। इसके अनुसार मूल रोम के कोशिका द्रव्य का परासरण दाब जो होता है मिट्टी के घोल के परासरण दाब से अधिक होता है। अतः जल के अणु जो होते हैं अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जो होते हैं गमन करते हैं। ठीक है, तो परासरणिक क्रियाओं द्वारा जल अवशोषण होता है वो परासरण की क्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, और इनके अनुसार क्या होता है कि मूल रोम के कोशिका द्रव्य का जो परासरण दाब होता है वह मिट्टी के घोल के परासरण दाब से अधिक होता है। अतः जो जल के अणु हैं वो अपनी क्या करेंगे, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करेंगे। और जो अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य कौन करेगी, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जड़ों की, वो क्या करेगी, अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य करेगी। तो यहाँ पे क्या होता है, परासरण की क्रिया के द्वारा जल का अवशोषण होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो मूल रोम, कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस व संवहन ऊतक की सेल्स जो होती है अंदर की ओर क्रम से एक दूसरे संपर्क में होती है। एंडोडर्मिस को छोड़कर जो अन्य सभी ऊतकों की कोशिका जो भित्तियाँ होती है जल के लिए पारगम्य होती है। लेकिन जो एंडोडर्मिस की जो कोशिकाएं होती है उसकी जो भित्तियाँ होती है वो जल के लिए पारगम्य नहीं होती है। ठीक है, क्यों नहीं होती हम देखते हैं, क्योंकि एंडोडर्मिस की आंतरिक भित्ति पर जो होती है कैस्पेरियन पट्टिकाएं पाई जाती है जो जल के लिए क्या होती है, अपारगम्य होती है। लेकिन प्रोटोजाइलम के सम्मुख स्थित जो एंडोडर्मिस की कोशिकाएं होती है में कैस्पेरियन पट्टिका नहीं पाई जाती है। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, मार्ग कोशिकाएं कहते हैं। इस प्रकार मूल रोम से प्रोटोजाइलम तक जल जो होता है बिना किसी अवरोध के गमन करता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो हमारा कैस्पेरियन पट्टिकाएं होती है जो एंडोडर्मिस में पाई जाती है वो क्या होती है, जल के लिए अपारगम्य होती है। अगर वो जल के लिए अपारगम्य होगी तो जल जो होगा प्रोटोजाइलम तक नहीं पहुंच पाएगा, संवहन ऊतक तक जो होगा नहीं पहुंच पाएगा। तो क्या होता है कि जो कैस्पेरियन पट्टिकाएं होती है जहाँ पर प्रोटोजाइलम पाया जाता है उसके सम्मुख जो होती है इनमें कैस्पेरियन पट्टिकाएं जो होती है नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो उस कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, मार्ग कोशिकाएं यानी कि पेसेज सेल कहते हैं। ठीक है, तो इससे जो होता है जल जो होता है प्रोटोजाइलम तक पहुंच जाता है। अब जाइलम में जल के प्रवेश से जड़ के जाइलम की कोशिकाओं में जो होता है एक द्रव स्थितिक दाब उत्पन्न होता है जिसे हम क्या कहते हैं, मूल दाब कहते हैं। जाइलम वाहिकाओं में इसी दाब के कारण क्या होता है, ऊपर की ओर जल जो होता है गति करता है। ठीक है, अब इस डायग्राम में हम समझते हैं कि जल का अवशोषण कैसे हुआ है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मृदा के कण हैं बाहर की ओर फैले हुए हैं जिसके अंदर जल के अणु पाए गए हैं, और एक मूल रूम जो निकला हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो कि हमारी एपिडर्मिस से जुड़ा हुआ है। इस मूल रोम की कोशिकाओं से जल जो होगा अंदर प्रवेश करता है और अंदर हमारे है एंड कोर्टेक्स, और उस कोर्टेक्स के अंदर है एंडोडर्मिस। ठीक है, और एंडोडर्मिस से जस्ट अटैच कौन है, प्रोटोजाइलम, और प्रोटोजाइलम से दूर की ओर कौन सा है, मेटाजाइलम। ठीक है, तो जल के अणु क्या करेंगे कि मूल रोम की जो कोशिका है उसके अंदर प्रवेश करते हैं और वहाँ से ये कोर्टेक्स से होते हुए जो होता है एंडोडर्मिस तक पहुँचते हैं। अब एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन पट्टिकाओं का जो होता है पाई जाती है। इस कारण जो होती है यह जो होती है प्रोटोजाइलम क्षेत्र के ओर की जो मार्ग कोशिका होती है उसकी सहायता से प्रोटोजाइलम में जल प्रवेश करता है और वहाँ से ये मेटाजाइलम की ओर चला जाता है। अब मेटाजाइलम में जाके जल जो होता है विभिन्न भागों में, जैसे कि ऊपर के भाग जो होते हैं पादपों के, वहाँ पर जाया जाता है। ठीक है, तो यह चित्र जो है परासरणिक क्रियाओं द्वारा पादपों में जल अवशोषण का है। अब हम देखते हैं कि अपरासरणिक क्रियाओं द्वारा जल अवशोषण किस प्रकार होता है। इस सिद्धांत के अनुसार जल का सक्रिय अवशोषण परासरण क्रिया के द्वारा नहीं होता है, बल्कि जो उपापचयी ऊर्जा होती है जिसको हम कहते हैं एटीपी यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के व्यव के द्वारा ही जल का अवशोषण होता है। इस प्रकार जल का अवशोषण विसरण द्वार न्यूनता के विपरीत हो सकता है। ठीक है, जैसा हम जानते हैं कि जो जल का जो अवशोषण होता है वो क्या होता है, विसरण दाब न्यूनता के अनुसार ही होता है। लेकिन जब एटीपी ऊर्जा व्यय करके अगर जल का अवशोषण किया जाता है तो वह विसरण दाब न्यूनता के विपरीत भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा जो टाइप होता है इसका, निष्क्रिय जल अवशोषण। ठीक है, तो निष्क्रिय जल अवशोषण किस प्रकार होता है, तो सबसे पहले हम डायग्राम में क्या समझा रखा है उसको समझते हैं। तो निष्क्रिय जल अवशोषण होता है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि निष्क्रिय जल अवशोषण के लिए उत्तरदायी जो कारक होते हैं वह जड़ में उपस्थित नहीं होते हैं।
और वह क्या होते हैं, वाष्पोत्सर्जी पृष्ठ यानी कि जो पत्तियाँ होती हैं उसमें उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो पत्तियों में जो ये रंध्र है उसके द्वारा वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल के अणु जो H2O है उनका जो हो रहा है जल वाष्प के रूप में बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। तो उससे जो अटैच जो कोशिकाएं होती है, ठीक है, खम्भ ऊतक जी, ठीक है, तो ये खम्भ ऊतक में क्या होगा, जल की कमी होगी। अगर पेलिसेट टिश्यू में जो होगी जल की कमी होगी तो ये क्या करेंगे, इनसे अटैच जो स्पॉन्जी टिश्यूज़ हैं उनसे क्या करेंगे, जल को अवशोषित करेंगे। और इस प्रकार जल जो है वो स्पंजी ऊतकों में भी कम हो जाएगा। और स्पंजी ऊतक क्या करेंगे, जाइलम की जो कोशिकाएं हैं वहाँ से जल को अवशोषित करेंगे। और इस प्रकार जाइलम की कोशिकाओं में भी जो हो जाएगा, जल क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी। और यह कमी जो होगी निरंतर जो होगी एक से दूसरी कोशिकाओं के द्वारा पूरित की जाएगी, ठीक है। जैसे अब जाइलम जो है वो पत्तियों के जाइलम से वो क्या करेंगे, शाखा के जाइलम से जल अवशोषित करेंगे। शाखा जो हो जाएगी वो क्या करेगी कि जो स्टेम है उसके जाइलम से जल अवशोषित करेगी। और स्टेम का जाइलम जो किससे लिंक हो रहा है, नीचे जड़ के जाइलम से लिंक हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार एक चेन जो होती है चलती जाती है, ठीक है। तो इसमें हमको क्या दिखा रखा है चित्र में, ऊपर की ओर हमको जल वाष्प के रूप में H2O की हानि हो रही है वो दिखा रखा है। और एक स्टोमेटा दिखा रखा है यहाँ पे। और यहाँ पे हमको पर्णवृंत दिख रहा है, पर्णवृंत के नीचे तना है। और इसके नीचे जो हम देख रहे हैं कि वाष्पोत्सर्जन अपकर्ष यानी कि खिंचाव उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। अब ये खिंचाव कैसे उत्पन्न हुआ, मैंने आपको बता दिया है कि पत्ती से जो होगी जल वाष्प के रूप में जो होगी जल की हानि हो रही है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो निष्क्रिय जल अवशोषण जो होता है, जल अवशोषण की एक प्रमुख विधि है, ठीक है। और पादपों द्वारा जल का अधिकांश अवशोषण जो होता है इसी विधि के द्वारा संपन्न किया जाता है। निष्क्रिय जल अवशोषण के लिए आवश्यक बलों की उत्पत्ति जो होती है पौधे के प्ररोह या वायवीय भागों में होती है, जिससे जाइलम रस में एक तनाव उत्पन्न हो जाता है। तेजी से वाष्पोत्सर्जी पौधों की जाइलम वाहिकाओं व वाहिनिकाओं में उपस्थित रस एक ऋणात्मक तनाव की स्थिति में रहता है। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में जल का वाष्पीकरण मुख्यतः पर्ण के मध्योतक सेल्स की भित्ति द्वारा होता है। फलस्वरूप इन सेल्स में जल की कमी होती रहती है, जिससे क्या होता है, इन सेल का जो होता है स्फीति दाब कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में पर्णमध्यतक कोशिकाओं की डीपीडी जो होती है, जाइलम सेल की जो डीपीडी होती है से बहुत अधिक हो जाती है। डीपीडी की इस कमी को पूरा करने के लिए जल जो होता है आसपास की जाइलम वाहिकाओं से पर्णमध्यतक में प्रवेश करता है, ठीक है। तो पर्णमध्यतक की जो सेल्स है, ठीक है, पर्णमध्यतक सेल्स में कौन कौन सी जो टिश्यू आते हैं, एक तो स्पॉन्जी टिश्यू और एक हमारा आता है पेलिसेट टिश्यू। तो इसमें क्या होता है कि जल वाष्प के रूप में जल की हानि होने से क्या होता है, तो इनमें जल की कमी हो जाती है। तो ये जाइलम वाहिकाओं से क्या होता है, जल जो होता है इनके अंदर प्रवेश करता है। अब जाइलम वाहिकाओं में जल के निरंतर विसरण से जाइलम में एक तनाव उत्पन्न हो जाता है। यह तनाव पत्ती से तने व जड़ की जाइलम वाहिकाओं में एक जल स्तंभ बनाती है, जो जल के अणुओं के बीच उच्च संसर्जन बल के कारण जड़ के जो जाइलम वाहिकाओं से जो होते हैं पर्णमध्य तक पहुँचता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो जाइलम वाहिकाओं से जल के निरंतर विसरण से जल क्या होगा, जाइलम वाहिकाओं में कम होता जाएगा, जिससे उसमें एक तनाव उत्पन्न होगा। और यह तनाव जो होगा वह पत्ती के जाइलम से तने व तने से जड़ के जाइलम वाहिकाओं में क्या बनाएगा, एक जल स्तंभ बनाएगा, जो जल के अणुओं के बीच जो होता है वो संसर्जन बल, ठीक है। संसर्जन बल क्या होता है, तो एक ही प्रकार के जो अणु होते हैं, जैसे जल के अणु के बीच में लग रहा है बल, तो जो इस आकर्षण बल होगा उसको हम क्या कहेंगे, संसर्जन बल, ठीक है। तो जड़ के जाइलम वाहिकाओं से पर्णमध्य तक यह क्या होता है, पहुँचता है। कौन पहुँचता है, जल पहुँचता है, ठीक है। और इस प्रक्रिया में जड़ जो होती है जल प्रवाह के लिए केवल एक मार्ग का कार्य करती है, एवं जल अवशोषण के कारक जो होते हैं पर्ण मध्यतक में डीपीडी की अधिकता वो जल स्तंभ में तनाव पत्तियों में उत्पन्न होता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि इसमें जो जल अवशोषण के कारक होते हैं वह जड़ की अपेक्षा कहाँ पे उपस्थित होते हैं, पत्तियों में उपस्थित होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सक्रिय अवशोषण और निष्क्रिय अवशोषण में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो सक्रिय अवशोषण इस तरफ है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में हमारा है निष्क्रिय जल अवशोषण। तो सक्रिय जल अवशोषण की विधि के द्वारा जो होते हैं जल अवशोषण में पौधे के जीवित ऊतक भाग लेते हैं। जबकि हम निष्क्रिय जल अवशोषण की बात करें तो यह पूर्णतः भौतिक विधि है, जिसमें जल का अवशोषण वाष्पोत्सर्जन के कारण होता है। इसमें जीवित ऊतक की कोई भूमिका नहीं होती है, ठीक है। अब सक्रिय जल अवशोषण में जो होते हैं ये परासरणी व अपरासरणी दोनों प्रक्रियाओं के द्वारा संपन्न होते हैं। जबकि निष्क्रिय जल अवशोषण जो होते हैं वायवीय भागों में होते हैं और वाष्पोत्सर्जन के फलस्वरूप संपन्न होते हैं, ठीक है। और सक्रिय जल अवशोषण जो होते हैं अपरासरणी सक्रिय अवशोषण में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि निष्क्रिय जल अवशोषण में जो होती है ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। और सक्रिय जल अवशोषण की विधि के अंदर जो होता है जल का अवशोषण परासरण सांद्रता प्रवणता के अनुसार होता है, ठीक है। जबकि निष्क्रिय जल अवशोषण में भी जो होता है जल का अवशोषण जो होता है वाष्पोत्सर्जन के फलस्वरूप होता है, ठीक है। और इस कारण जो होता है इसमें क्या होता है, सक्रिय जल अवशोषण में जाइलम तंत्र में तनाव के कारण जो होता है जल अवशोषण होता है। और सक्रिय जल अवशोषण में पौधे की जड़ें जो होती है सक्रिय रूप से भाग लेती है, ठीक है। पौधों की जड़ों के अंदर क्या होता है, मूलदाह उत्पन्न होता है। जबकि जो निष्क्रिय जल अवशोषण है इसके अंदर जो होते हैं पौधे की जड़ें जो होती है केवल मार्ग का कार्य करती है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही देखेंगे कि सक्रिय जल अवशोषण क्या होता है, निष्क्रिय जल अवशोषण क्या होता है। अगले वीडियो में बात करेंगे रसारोहण की, ठीक है।